बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेज़बान अनीका निसार। नाजरीन, पानामा लीक होते ही, पानामा पेपर सामने आते ही पूरी दुनिया के अंदर सियासी मंजरनामे पर और वैसे भी हलचल मच गई है। ऐसा महसूस होता है कि ये पानामा पेपर्स एक तूफान लेकर आए हैं और ये तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया में जहां हम देखते हैं वहां बहुत सारे वुज़राए आज़म और अहम लीडरान के नाम सामने आते हैं। तकरीबन 150 के करीब अहम शख्सियात हैं इस दुनिया की जिसके नाम सामने आए, और इन अहम शख्सियात के अलावा बहुत सारी बिजनेस शख्सियात भी हैं जो इससे अलग हैं। पाकिस्तान की बात करें तो 200 से ज़ायद पाकिस्तानियों के नाम भी इसमें मौजूद हैं, जिसके अंदर सरे फहरिस्त हमारे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान है। बात की जाए ख़ानदान की तो उनके दो बेटे हसन नवाज और हुसैन नवाज और उनकी बेटी मरियम नवाज साहिबा की ऑफशोर कंपनियों के हवाले से बहुत सारे नाम और बहुत सारे सवालात उठने लगे हैं। लेकिन इन सवालात के जवाब ढूंढते ढूंढते वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की, जो कौम से खिताब किया, जिसके अंदर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि उनका इससे कोई लेना देना नहीं या कोई टैक्स एवेजन नहीं की गई, कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं किया गया, उसके बाद एक और तूफान खड़ा हो गया पाकिस्तान में। क्या अब गवर्नमेंट या क्या वज़ीर आज़म साहब इस अहल हैं कि वो इस कुर्सी के ऊपर बैठे रह सकें जबकि कमीशन बनेगा, और क्या कमीशन जो है उनके वज़ीर आज़म होते हुए सही से काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्या वो काम गैर जानिबदार तौर पर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? ये सवाल उठता है हर पाकिस्तानी के जहन में। लेकिन साथ ही साथ सवालात उठे बहुत सारे ऑपोजिशन में भी। ऑपोजिशन में जो सवालात उठाए गए उसके अंदर अजीब बात यह है कि पहली बार पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाथ में हाथ लिए आगे बढ़ती नजर आ रही हैं, और बढ़ती नजर आ रही हैं PMLN के खिलाफ। एक जगह जहां पीपल्स पार्टी और PMLN किसी जमाने में साथ हुआ करती थी, मीसाके जमहूरियत पर दस्तखत करती नजर आती थी, आज वही पीपल्स पार्टी पानामा लीक्स के इस मामले के ऊपर जब PMLN के लिए, वजीर आजम के लिए मुश्किल की घड़ी आई, PTI के साथ कंधे से कंधा मिलाती नजर आई। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या ये सवालात जो उठाए जा रहे हैं इनके जवाबात मिलेंगे या नहीं, और क्या पीपल्स पार्टी और PTI का ये इत्तेहाद देरपा हो सकेगा या नहीं? ये वही पीपल्स पार्टी है जिसके हवाले से पानामा लीक्स के अंदर भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा और साथ ही रहमान मलिक साहब का नाम भी मौजूद है। क्या ये नाम होते हुए ये इत्तेहाद देर तक चल पाएगा या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इख्तलाफ सिर्फ ऑपोजिशन और गवर्नमेंट में नहीं बल्कि शरीफ खानदान के अंदर भी इख्तलाफात की बातें सर उठाने लगी हैं। अब ये इख्तलाफात क्या सिर्फ इस हद तक हैं कि खबरें हैं, या इख्तलाफात वाकई में शरीफ खानदान में पेनिट्रेशन कर चुके हैं? शहबाज शरीफ साहब जहां पानामा लीक्स के इन तमाम इल्ज़ामात से उस तरीके से अफेक्टेड नहीं नज़र आते जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान नज़र आता है, वहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये इख्तलाफात आज के हैं या इससे पहले के? क्या ये खबरें दुरुस्त हैं या नहीं हैं? इन तमाम सवालात के बारे में बात करेंगे। लेकिन इसके अलावा हम एक और टॉपिक भी शामिल करेंगे जो कि NA-5 के हवाले से है। बात करेंगे MQM एक बार फिर जीत गई, एक बार फिर क्लीन स्वीप कर डाला। PTI के जो उम्मीदवार अमजदुल्ला खान साहब एन उस मौके पर जिस टाइम पर PTI को इनकी शदीद जरूरत थी, MQM के अंदर उन्होंने शमूलियत का ऐलान कर दिया और MQM के हक के अंदर दस्तबरदार हो गए। ऐसा पाकिस्तान की सियासत में बहुत कम नजर आता है, और एक ऐसा शख्स जो कि अपनी सियासी हरीफ की या सियासी ऐसी जमात जो कि सियासी हरीफ है उसके अंदर एन उस मौके पर शामिल हो जाए जिस टाइम पर उसकी पार्टी को उसकी जरूरत हो, ऐसा तो शायद ही कभी देखा हो। क्या MQM की ये जीत इस बात की अक्कास है कि कराची आज भी MQM का गढ़ है, या कम टर्नआउट इस बात की अक्कास है कि कहीं MQM की जो पजीराई है उसके अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही? इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाऊंगी। कराची स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे ज़फ़र हिलाली साहब, इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे रऊफ कलासरा साहब, और हमें PMLN से ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियो से ही सेनेटर अब्दुल क़य्यूम साहब। आप तीनों हजरात का बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले क़य्यूम साहब की तरफ ही चलते हैं। क़य्यूम साहब, PMLN ऐसा लगता है इस भंवर के अंदर फंस गई है, और इस भंवर के अंदर जो तकरीर कर दी वजीर आजम साहब ने, कमीशन का ऐलान कर दिया, इसके बाद तो और ज्यादा सवालात उठने लग गए। आपने क्या सोचा था? क्या वजीर आजम साहब ने ये सोचा था कि कमीशन का ऐलान करने के बाद उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा होगी? और क्या ये कमीशन जो है उस तरीके से काम कर पाएगा जब हुकूमत के अंदर वजीर आजम खुद बैठे होंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अनिका, एक तो आपका शुक्रिया कि आपने याद किया तो मैं हाज़िर हो गया। मैं एक पाकिस्तानी की हैसियत से विद ऑल ऑनेस्टी जब ये सोचता हूँ कि अल्लाह का करम है, हमारे मुल्क में घुटन नहीं है और मैं एक फ्री फ़िज़ा के अंदर जो कहना चाहूँ वो मैं कह सकता हूँ। मेरी अदलिया इतनी आज़ाद है कि आज लोग कहते हैं जुडिशल कमीशन होना चाहिए, जज होना चाहिए। दैट स्पीक्स कि हम कितना उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। हमारा मीडिया आज़ाद है कि इनकी अपनी मर्ज़ी से ये कौमी पॉलिसी को बड़ी अच्छी तरीके से पेश कर रहे हैं और पब्लिक इंटरेस्ट ले रही है और पब्लिक ज़िंदा है और अलाइव है टू सिचुएशन। आप सोशल मीडिया पे देखें, ये हमारे प्लस पॉइंट्स हैं। अभी ये जो पनामा लीक्स की बात आई या पेपर्स की बात आई है, इसके ऊपर भी अवाम को ये पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफशोर कंपनीज़ का, ये कोई 200 साल पुराना है। लेकिन पिछले 20 सालों के जब ये फ्री मार्केट इकानमी और ग्लोबलाइजेशन और इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे जोर पड़ा तो ये इनकी तादाद बढ़ी और ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम का एक बड़ा इंटीग्रेटेड पार्ट है और ये लीगल है और इनकी पर्पज़ है, पॉजिटिव पर्पज़ है। हम नेगेटिव की तरफ भी मैं आऊँगा कि लोग इसको मिसयूज़ कैसे करते हैं। पॉजिटिव पर्पज़ यही है कि वो एरियाज़ जहां आप इंसेंटिव दे के लोगों को लाना चाहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वहां आप उनको ल्योर इन करते हैं कि आप आएँ और इन्वेस्टर जाता है बिकॉज उसको प्रॉफिट मार्जिन नज़र आता है और वो होता है। ये सिर्फ ऑफशोर ही नहीं, ये मिड शोर कंपनीज भी हैं और इनलैंड भी। आप कई एरियाज़ को टैक्स फ्री जोन्स मसलन हतार में हमने कहा, और आप अपने मफादात के लिए हुकूमतें करती हैं और जो इन्वेस्टर है वो अपना मफाद देख के आता है। इसलिए ये गैर कानूनी नहीं है, ये पूरी दुनिया के अंदर है। अच्छा कयूम साहब, आपने फरमाया गैर कानूनी नहीं है, कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन आपके इसी पॉइंट को मैं आगे लेकर चलूंगी। कलासरा साहब, अगर गैर कानूनी नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लेकिन टैक्स एवेजन भी इसके थ्रू होती है, पैसा भी बाहर किस तरीके से गया वो भी सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन एट द सेम टाइम ये सवाल भी तो पैदा होता है कि एक मुल्क के वजीर आजम की अपनी कंपनियां बाहर हैं, तो इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कौन लाएगा, क्यों लाएगा, जब इन्वेस्टमेंट के लिए वजीर आजम इसको या उनका खानदान इस मुल्क को मौजू नहीं समझ रहा। यहाँ पे जो पाकिस्तान में बहस हो रही है वो बड़ी, आप कह सकते हैं, इंटरेस्टिंग है। तो मुझे खुशी है कि पाकिस्तान के लोगों को पहली दफ़ा एहसास हुआ है कि इस तरह की चीज़ें भी गलत हो सकती हैं और इस तरह के हुक्मरान भी हो सकते हैं, ये पकड़े भी जा सकते हैं, इनके खिलाफ मुजाहरे भी हो सकते हैं, इन पे डिबेट भी हो सकती है, इन पे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं, इनसे इस्तीफ़ा भी मांगा जा सकता है। ये मैं समझता हूँ हेल्दी एक डिबेट है, इस पे चेंज है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पाकिस्तानी सोसाइटी की। अदरवाइज़ आप देखें पाकिस्तान में अब यहाँ पे कोई क्राइम नहीं रहा। लोगों के नज़दीक वो कहते हैं ना 7 डेडली सिन्स, तो कौन सा ऐसा सिन है जो इस मुल्क में लोगों ने नहीं किया, हुक्मरानों ने नहीं किया, या ब्यूरोक्रेसी सिविल मिलिट्री ने नहीं किया। तमाम की तमाम चीज़ें इस मुल्क में हो चुकी हैं। एक ये बड़ा बमशेल रहता था कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो उनकी ज़ाती फैमिली है तो उसके फॉरेन अकाउंट्स निकल आए या उनकी ऑफ शोर कंपनीज निकल आए, एक बड़ा बमशेल रहता था, चले वो भी सामने आ गया। अच्छा, हम तो इसको डिफरेंट तरीके से देख लें। जैसे हमारे जो मेहरबान दोस्त भी हैं, ज़ाती तौर पर बड़ा इनसे मेरा ज़ाती ताल्लुक भी है। अभी सेनेटर कयूम साहब कह रहे थे, जनरल साहब, कि इसमें कोई गलत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम मान लेते हैं कि कोई गलत नहीं है या कोई कुछ नहीं है, दुनिया ऐसे नहीं देख रही। अभी मैं एक उसकी रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वहाँ पे आयरलैंड में बाकायदा एक बुकी ने वहाँ पे उसने जुआ शुरू कर दिया है। वहाँ तस्वीरें लगा दी गई हैं, 12 के करीब ये बड़े हेड्स ऑफ स्टेट थे, वज़ीर आज़म थे या सदर थे मुख्तलिफ ममालिक के या पॉलिटिशियन थे। वो कहते हैं एक ने तो इस्तीफ़ा दे दिया है, एक की तो वहाँ पे विकेट गिर गई है, वहाँ बाकायदा बैटिंग शुरू हो गई है। और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म साहब जो है नवाज शरीफ साहब, उनका नंबर 2 है, 1/10 की शर्त लगी है। वो ये समझते हैं कि जनाब के उससे पहले जो विकेट अब गिरेगी वज़ीर आज़म या जो भी हेड ऑफ स्टेट हैं, वो कहते हैं अर्जेंटीना के जो हैं उनका नाम आया है, वो पहले इस्तीफ़ा देंगे। अब इस पे बहस इस पे हो रही है, जुआ इस पे हो रहा है कि पहले कौन इस्तीफा देगा। मतलब ये अपॉर्चुनिटी भी नहीं छोड़ी जुआ वालों ने। रऊफ कलासरा साहब, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये भी बात करेंगे कि कमीशन काम कर सकेगा प्रॉपर्ली या नहीं कर सकेगा। जफर अलाली साहब की तरफ मैं जाऊंगी, लेकिन अभी लेनी है एक ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पानामा लीक्स के हवाले से। रऊफ कलासरा साहब के पास मौजूद थे। जफर हिलाली साहब की तरफ मैं जाऊंगी। जफर हिलाली साहब, जिस तरीके से ये बात की जा रही है कि वजीर आजम का इखलाकी जवाब बनता है कि वो हुकूमत के अंदर रहें या ना रहें, और कमीशन कैसे काम करेगा, इस पर जरा रोशनी डालें कि कमीशन जब वजीर आजम साहब हैं, वजीर आजम साहब के खानदान के हवाले से कोई इंक्वायरी वगैरह करनी है कमीशन ने, और कमीशन के तमाम जो लोग हैं वो भी वजीर आजम साहब बता रहे हैं, तो काम कैसे होगा? हाँ अनिका, बिल्कुल सही बात कहा आपने कि पूरी दुनिया जो है हंस हंस के लुढ़क रही है। वो पूछ रही है, मुझे एक आदमी ने पूछा बाहर का कि क्या नवाज शरीफ साहब एक कमीशन को अपॉइंट कर रहे हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, और वो कमीशन अपने आप को इन्फॉर्म करेगा कि क्या नवाज साहब ने टैक्स एवेड करने के लिए किया है या कुछ पैसे चोरी है, इसलिए कि फिर नवाज शरीफ साहब ही फैसला करेंगे कि उन्होंने कोई गलती की है, और फिर वही फैसला करेंगे कि क्या सजा मिलना चाहिए। इट्स अ लाफिंग स्टॉक, इट्स अ जोक, तो जोक है। और अफसोस से कहना पड़ता है कि कोई और होता तो अब तक वो he would have stepped aside, वो हट जाते और कहते आइए इन्वेस्टिगेट करें, जैसे बहुत लोगों ने कहा चीफ जस्टिस को कहते अपॉइंट करें और मुझे इन्वेस्टिगेट करें। ये कैसे हो सकता है? एक कमीशन आपको ही रिपोर्ट करेगा कि आपने गलती की है और आप ही फैसला करेंगे कि आपने की है कि नहीं और क्या होना चाहिए सजा। इट्स मैडनेस। ये उतना ही पागलपन है, माफ करिए, जितना ये है कि हमें अभी सोचना चाहिए कि 13 साल बकौल रिकॉर्ड्स 13 साल के उम्र पर हसन हुसैन नवाज शरीफ ने जबरदस्त, दुनिया का तो बेस्ट बिजनेसमैन होगा, 13 साल की उम्र पर उसके पास 4 ऑफशोर कंपनीज है और उसके पास 4 फ्लैट्स हैं मेफेयर। तो वो जफर हिलाली साहब, अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम भी तो आए थे इतनी यंग एज के ऊपर, हसन नवाज और हुसैन नवाज क्यों नहीं कर सकते फिर ये? बिल्कुल सही, मोहम्मद बिन कासिम has gone into history, बिल्कुल सही कहा, he will go into history, मगर he will go in as the best businessman of the century, of several centuries। साथ साथ जब पूछते भाई सीड कैपिटल आपके पास किधर आया, तो फैमिली से तो नहीं आ सकता है। नवाज शरीफ साहब ने 7,000 रुपया टैक्स डिक्लेयर करते रहे हैं 30 साल से, पता नहीं वो इतना कम टैक्स देते हैं कि 90% पाकिस्तानी में आते, अमंग द वेरी पुअर आते हैं, तो उन्होंने तो इनको कैपिटल नहीं दिया होगा, तो फरिश्ते ने दिया होगा, और इतना कैपिटल दिया होगा कि 17 साल पे वो बिलियनर बन गए, और फिर उनके सब एसेट्स फ्रीज हो गए, एक मिलिट्री डिक्टेटर आके ले लिया, और उसके बाद 4 साल में सऊदी से लोन लेके 4 साल में स्टील फैक्ट्री, और फिर 21 साल की उम्र पे ब्रिगेडियर बन गए। खुदा के लिए लेट्स गेट अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। जफर हिलाली साहब, जो सवालात सारे आप उठा रहे हैं ना, पाकिस्तानी अवाम भी तमाम यही सवालात उठा रही है, और अब्दुल कयूम साहब की तरफ मैं वापस जाऊंगी। कयूम साहब, डेफिनेटली ये सवाल तो पैदा होता है कि किस तरीके से इतने सारे पैसे इतनी जल्दी इकट्ठे हो गए, इतने सारे मसाइल से गुजरने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली ने ये पैसे इकट्ठे कहां से किए? ये क्वेश्चन आउट ऑफ क्वेश्चन है कि ठीक है ऑफशोर कंपनियां हैं, वो एक अलग एथिकल इशू है, लेकिन गैर कानूनी चीजों की जब बात आए वहां ये सवाल पैदा हो रहा है कि ये पैसा जो गया है ये कानूनी है नहीं कानूनी? हसन नवाज साहब, हुसैन नवाज साहब के पास ये पैसा कहां से आया? खानदानी है? वो जो असासे फ्रीज हुए वो किधर गए? वो सब तमाम चीजें किधर हैं? देखें, अभी ये जो कुछ कहा जा रहा है ना, ये स्पेकुलेटिव है, ये आप यू आर जंपिंग द गन, आपके पास कोई इंक्वायरी नहीं है, अभी तक कोई उसके ऊपर डिटेल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो हम फौरी तौर के ऊपर इस पूरी कहानी को अपने तौर पे अपने दिमाग के अंदर जो एक पिक्चर है उसको रंग कर रहे हैं। मैं अभी 2 बातें करूंगा। एक तो कलासरा साहब ने ये कहा कि ये मेरे से मंसूब वो कर रहे थे कि मैं कह रहा हूँ कि सब अच्छा है। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफशोर कंपनीज जो हैं इनके अंदर, मैंने सिर्फ ये कहा कि ये लीगल हैं, बैनुल-अक़वामी कवानीन के मुताबिक हैं, और इनकी पर्पज़ यही थी कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट हो और लोग जो हैं इसका फ़ायदा उठाएं, और जो एरियाज़ जहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हुई वो दैट। लेकिन इसका रॉन्ग यूज़ तो ऑफशोर कंपनियों का होता है और हो रहा है और हुआ होगा। अभी आप देखिए, मनी हाइड करना, टैक्स एवेड करना, इसके ऊपर बहुत सी ड्रग मनी एंड ऑल दैट, और वो जो कुछ है वो बैंकों के अंदर भी होता है, जो आपके इनलैंड फार्मर गवर्नमेंट्स के नीचे बैंक। आपको याद होगा कि जब बुश की हुकूमत चेंज हुई तो ओबामा आए,
तो उस वक्त उनके तकरीबन अमेरिका के बैंक जो प्राइवेटाइज भी किए हुए थे वो बैठ गए, बिकॉज वहां उसके अंदर फ्रॉड हो रहा था अंडर द नोज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो देयरफॉर मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके अंदर है, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये देखना है कि आप जो जिन लोगों ने वहां कंपनी बनाई हुई है, मैं तो देखे ना उनका कोई फाइनेंशियल मैनेजर तो नहीं है, मुझे क्या पता है कि बिजनेस क्या कर क्या है, लेकिन जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको इसका जवाब देना होगा। अगर वो पाकिस्तान के अंदर लोग हैं तो पाकिस्तान से अगर पैसा गया तो उसका देना होगा। अच्छा कयूम साहब, फिर तो ऑपोजिशन जो बिल्कुल सही सवाल उठा रही है। जी फरमाइए। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, देखिए हम तो ऐसे बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब की जैसे ही हैज बीन सिंगल्ड आउट और उनका वहां नाम आ गया। उनके पेपर्स में नवाज शरीफ का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का बिल्कुल नाम नहीं है। 4 हेड्स ऑफ स्टेट हैं, यूक्रेन, अर्जेंटीना, आइसलैंड और प्यूटन का है, और उन्होंने इनडायरेक्टली रेफर किया है कुछ रिलेटिव्स चाइना के प्रेसिडेंट के, और इनके नवाज शरीफ साहब के बेटों का जिक्र है, और इसी तरह जो ये जो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं उनके फादर के हवाले से बात आई थी, जिसके ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन किया, जिसके बाद डेविड कैमरून साहब की भी शेयर्स उससे निकल आए। देखें आप काइंडली ये देखें कि आप इस चीज को इन्वेस्टिगेट होने दें। इनके मैच्योर जवान बच्चे हैं, इनके बच्चों की भी शादियां हो चुकी है, वो अपना एक बिजनेस कर रहे हैं, दे मस्ट जस्टिफाई। लेकिन मुजफ्फर हिलाली साहब का सवाल तो पैदा होता है ना कि 13 साल की उम्र के अंदर बच्चों ने कहां से बिजनेस कर लिया। कलासरा साहब, ये तमाम चीजें जो बोली, देखिए मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ कयूम साहब, मैं कलासरा साहब की तरफ जाऊंगी, कहना चाहूंगा तो ये चीजें सारी रिकॉर्ड पे आएंगी, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन कलासरा साहब, ये तमाम सूरत हाल अनफोल्ड तो हो रही है, ठीक है, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का डायरेक्ट नाम नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ तो ये भी होता है कि अक्सर टैक्स बचाने के लिए ड्राइवरों के हवाले कर दिया जाता है तमाम बेनामी ट्रांजैक्शंस जो होती हैं, वो तमाम चीजें भी तो है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई वजीर आजम जो है वो अपने बच्चों के नाम चीजें लगा दे और उसके बाद ऑफशोर्स कंपनी बनाई जाए? इससे तो यूसुफ रजा गिलानी साहब भी कहते थे असासाजात जब उन्होंने डिक्लेयर किए कि मेरे पास तो एक गाड़ी भी नहीं है। क्या एक वजीर आजम के पास, हमारे वजीर आजम के पास, नवाज शरीफ साहब जो कि बड़े बिजनेस टाइकून समझे जाते हैं, उनके पास ये तमाम चीजें, ये तमाम असासे नहीं होंगे? और फैमिली के पास होना क्या एथिकल जवाज को खत्म नहीं कर देता उनकी सीट पे बैठने को? हमारे दोस्त अभी जनरल साहब कह रहे थे कि दुनिया में सिर्फ चंद लोग हैं, चंद हेड ऑफ द स्टेट्स हैं, या 2-4 के नाम भी बताए हैं, 12 के करीब। ये जहन में रखा जाए कि अभी कोई 140-50 डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुई हैं और ये कुछ 1.5 करोड़ के करीब वो बताया जा रहा है कि एग्जैक्ट जो 11 पॉइंट सम मिलियंस अभी डॉक्यूमेंट्स आनी बाकी हैं। तो इंतज़ार कर लिया जाएगा। और इससे लगता यही है कि अल्लाह के फजल से आधी से ज़्यादा दुनिया के जो वज़ीर आज़म हैं, हेड्स ऑफ द स्टेट्स हैं, या सियासतदान हों या मिलिट्री डिक्टेटर्स हों, तो उन्होंने अपने मुल्कों में बैठ के दौलत लूट के बहर उन्हें शिफ्ट किए। वेट कर लें, बहुत कुछ आने वाला है। ये बयान मेरा ख्याल है ज़रा जल्दी में होंगे। एक चीज़। दूसरी बात, जनरल साहब कह रहे हैं कि उनका नाम बरह रास्त नहीं है। मेरा ख्याल जनरल साहब को इन ये तमाम एथिक्स का पता है कि ये क्या होता है। मेरा बेटा अगर करेगा डेफिनेटली मेरा नाम आएगा, मैं जितने डिस्टेंस करने की कोशिश करूंगा नाम मेरा उसमें लिया जाएगा। उसको देख ले वहाँ पे क्या हो रहा है। यूके के प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको तो बाप ने किया था ना, ऑलमोस्ट सेम मिलता जुलता केस है, थोड़ा सा उसमें रोल्स उसमें थोड़े से रिवर्स हैं, अदरवाइज तो सेम केस है वहाँ पे। और वहाँ पे लोगों ने मुजाहरे करने शुरू कर दिए हैं। अभी खबरें आ रही है कि वहाँ पे 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर लोग आ रहे हैं, मुजाहरा करने आ रहे हैं। मसला ये साहब, ये पाकिस्तान है, यहाँ वो धरने की धमकी दे रहे हैं इमरान खान साहब। होता पाकिस्तान का मतलब ये, अनिका एक बात सुने, ये हम गलत काम करते हैं जब हम ये कहते हैं ये पाकिस्तान है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो, क्यों नहीं हो सकता? हम किसी और इशारे पे रहते हैं, कोई हमारे साथ कोई और मसाइल हैं, आप होते हुए देख रहे हैं कलासरा साहब, ऐसा होगा या नहीं दुनिया में हुआ नहीं है काम। आइसलैंड के, एक मिनट थोड़ी सा उसमें जी, आइसलैंड के लोगों ने इस्तीफा लिया है कि नहीं लिया, वो भी इसी ही प्लेनेट पे रहते हैं। एक चीज़। और दूसरा मेरा एक छोटा सा एक मशवरा, मियाँ साहब ने मानना तो नहीं है, वो एक मेरा ख्याल ऑनरेबल उनके पास एक रास्ता है, उन्हें ऑनरेबल वो लेना चाहिए। उन्हें इस्तीफा दे के अपनी ही पार्लियामेंट से किसी और को वजीर आजम नॉमिनेट कर देना चाहिए। उनका नाम तारीख में ज्यादा बेहतर तरीके से लिया जाएगा। सही तारीखी बात मुझे लगता है आने वाले दिनों में उन पर दबाव बढ़ेगा, मियां साहब के लिए पावर में रहना। अच्छा, तारीख में कलासर साहब एक और चीज भी लिखी जा रही है, बड़ी बातें की जा रही है। कलासर साहब, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। शहबाज शरीफ नवाज के इख्तलाफात की भी बातें सामने सर उठाने लग गई हैं, और ये क्या बातें सही हैं या नहीं है? पनामा लीक्स के बाद तो ये बातें ज्यादा आने लग गई हैं। ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करेंगे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले पानामा लीक्स के हवाले से बात कर रहे थे, पानामा लीक्स के हवाले से ही आगे बढ़ेंगे। जफर इलाही साहब, ऑपोजिशन जिस तरीके से सरापा एहतजाज बनी हुई है और उन्होंने कहा है कि हम एहतजाज भी करेंगे, रायवंड जाएंगे इस बार धरना देने के लिए, इस बार का धरना जो है वो कोई काम कर पाएगा या पिछले धरने की तरह कोई उसके मकासद हासिल नहीं हो पाएंगे, क्या होगा इस बार? मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ साहब जैसे क्लासरा साहब ने भी कहा है और बहुत से लोग कह रहे हैं, अगर वो स्टेप असाइड ना हो, अगर वो इस्तीफ़ा ना दें या कम से कम अपने आप को जो भी है टेक लीव और कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनाए, आखिर क्या फ़र्क है उनको, उनका रिश्तेदारी तो बन जाएगा, प्राइम मिनिस्टर दार साहब को बुला लें या उनके किचन कैबिनेट में जो है उनको प्राइम मिनिस्टर बनाएं, तो कम से कम ऐसे लगेगा कि ये इन्वेस्टिगेशन ये एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। देखिए मैं बता रहा हूं, आपका पूरा जस्टिस सिस्टम इज इन डाउट। हमें क्या नहीं पता है लीगल, देखिए करप्शन हैज बिकम पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम इस मुल्क में। आपको मैं पूछता हूं, किस बैंक मैनेजर को पता नहीं है कि कितने उसके रिच क्लाइंट्स में कितने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, नौकरों के नाम पे इन्होंने अकाउंट खोला हुआ है। किसको नहीं पता है कि हर 100 बैग से जो सीमेंट फैक्ट्री में निकलता है 40 बैग पे एक्साइज टैक्स नहीं लेवी किया जाता है। किसको नहीं पता है, हर आदमी जो जमीन खरीदा है उसको नहीं पता है कि एक्चुअली मार्केट वैल्यू क्या है और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, और किसको नहीं पता है कि उसके दरमियान जो फर्क है वो ब्लैक मनी होता है। किसको नहीं पता है, पर हम सबको पता है, हमने सब इसमें शरीक हैं। दिस हैज बिकम पार्ट ऑफ द लॉ ऑफ द लैंड, ये समझना चाहिए। नॉट फॉर नथिंग जो मैं कहता हूं कि ये एक क्रिमिनल एंटरप्राइज बन गया है, मगर आपका कसूर है। देखिए आप पैसे लोग बाहर क्यों ले जाते हैं, इसलिए आपका टैक्स स्ट्रक्चर देखें। खुदा के लिए 50% टैक्स आप लेते हैं, हम लोग जो तनख्वाह लेते हैं इस चैनल से हमें पता नहीं 40-50% टैक्स देना पड़ता है। अच्छा, वो भी टैक्स मनी की बात कर रहे हैं आप, तो पीटीवी के हवाले से भी टैक्स मनी की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब के, मेरा वहां खिताब होना चाहिए क्योंकि टैक्स मनी से बनता है। ये वही इमरान खान साहब है ना जिन्होंने पीटीवी के ऊपर अटैक किया, कलासरा साहब होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ी सी बात माफ करिए, मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट देना चाहता हूं कि 1960 में हांगकांग में आप यकीन करें 60 to 70% टैक्स होता था, मगर जितना वो टैक्स बढ़ाते थे उतना रेवेन्यू कम होता था। तो उन्होंने जब 15-20% रखा रेवेन्यू को, दे वर गेटिंग मोर रेवेन्यू देन दे वर गेटिंग जब टैक्स 60%। क्यों? इसलिए कि लोग फिर अवॉइड नहीं करते हैं, इसलिए कि फिर वो टैक्स वाला जो है वो उसको पैसे नहीं देते हैं, वो दे प्रेफर टू पे द टैक्स। कहने की बात यह है, बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं जो हमारे लोग को इनकरेज करें अपने पैसे रखें, मगर एक बात मैं ये कहूंगा, ठीक है हिलाली साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी थोड़ी देर में, लेकिन अभी कलासरा साहब की तरफ जाऊंगी। कलासरा साहब, ऑपोजिशन की बात तो कर रहे हैं, ठीक है, ऑपोजिशन तो हुकूमत के खिलाफ है ही है, डेफिनेट सी बात है पानामा लीक्स के इतने बड़े इंकशाफात के बाद, लेकिन शरीफ खानदान के अंदर भी कुछ तनाव की बातें की जा रही हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है सुकून में हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, नवाज शरीफ साहब को टेंशन है, और इससे पहले भी बातें होती रही हैं खानदान के अंदर ही जो दूरियां हैं, कुछ इस तरह की बातें सामने आती हैं। इसके बारे में जरा कुछ बताएं कि ऐसा कुछ है क्या पानामा लीक्स के बाद शहबाज शरीफ साहब सुकून में और नवाज शरीफ साहब को ज्यादा टेंशन है? मैं इससे पहले एक और उस पर बात करना चाहूँगा जो बात मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहते हैं, ये शरीफ फैमिली कहते हैं कि हम बिज़नेस जो है वो कर रहे हैं लंदन यूके में, तो कंपनियां बनाई गई हैं पनामा में। मतलब अगर आपने वहाँ पे बिज़नेस करना, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग बेहतर करना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे अंडरस्टैंडिंग बेहतर ना हो, मैं समझना चाहता हूँ कि कारोबार करना है आपने वहाँ ब्रिटेन में, कर भी रहे हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टीज़ भी खरीदी हैं, बैंकों से कर्जे भी आपने वहाँ पे शो किए हैं, तो मुझे कोई ये समझाए कि अगेन मैं वाकई जेन्युइनली समझना चाहता हूँ अपने आप को समझाने के लिए कि पनामा में फिर कंपनियाँ बनाने का क्या उनका जवाब बनता है, और वो भी 94-95 में बनाई गई थी। लोन तो अभी लिए गए हैं, बिजनेस तो उन्होंने 2006-07 का दिखा रहे हैं, तो ये इसमें अच्छा खासा स्कैंडल है। इन्वेस्टिगेशन अगर तारक खोसा जैसे लोग करें, अगर शोएब सडल जैसे लोग करें, तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब के या उनकी फैमिली के कोई उसमें से बचने के चांसेस होंगे ज़ीरो। और यही वजह है कि पिछले 3-4 दिन से कोई अपनी मर्जी का अपना बंदा जज भी नहीं आके इनको मिल रहा जिसको बैठ के उनको आके लगाएं और अपनी मर्जी के फैंडिंग ले लें। जो बात मैं कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है ये अनरेबल रूट होगा मियाँ साहब के लिए। जो बात खुलती जाएगी इनके लिए मसले पैदा होते जाएंगे मियाँ साहब के लिए।
अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी आनी हैं, मियाँ साहब को जवाबात देने, उनके बच्चों को देने, इतनी सारी कंट्राडिक्शन अभी से आना शुरू हो गई हैं। अब तो आम आदमी को पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये दुनिया में दबाव बढ़ रहे हैं। आपके इसी सवाल का जवाब देने जरा कयूम साहब से। कयूम साहब, पानामा के अंदर कंपनी, लंदन के अंदर बिजनेस की बात की जा रही है, इसका जवाब दे दें कलासरा साहब ने जो सवाल उठाया। मैं कंफ्यूज हूं, मुझे जरा समझा दे थोड़ा सा। मैं ये कहता हूँ कलासरा साहब ये ठीक कह रहे हैं और उनकी पहली बात का मैं जवाब दूंगा। देखिए, जो लंदन में काम करते हैं या अमेरिका में करते हैं ना, वो ऑफशोर कंपनी इसलिए खोलती हैं कि वहाँ हैवी टैक्सेस हैं 40% या क्या, वो बरतानिया में भी उधर। और अगर आपको ये प्रोविजन मिलती है कि आपको ये टैक्स फ्री जोन्स हैं जहाँ आप इन्वेस्ट करें तो हमारा भी फायदा होगा आपके उधर, तो लोग अवेल करते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न। नंबर 2 बात जो क्लासरा साहब ने ये कही कि जो अभी तो थोड़ी सी कंपनियों का बाहर आया है, ये सुने सारी बात काट रहा हूं, जो मेरा ख्याल है, अगेन मेरी कुछ ज्यादा ओपिनियन को लीगल नहीं है और मुझे करेक्ट कीजिएगा, मुझे आप बिजनेस कर रहे हैं यूके में, मैं ये कहना चाहता हूं पैसा कमा रहे हैं, देखिए मेरा ख्याल है पनामा में आपकी अगर वहां कंपनी बात सुन ले, टैक्स आपको रिबेट नहीं मिलेगी। यहाँ पनामा में आप कारोबार कर रहे हैं, वहां पे इन्वेस्टमेंट की है, वहां पे दुकानें खरीदी हैं, दूसरा आपने दही या दूध की दुकानें खोली हैं, मुर्गी आपने वहां पे कोई उसके शेड खोले हैं, तो फिर तो आपको मिल सकती है वहां पे। जो मेरा ख्याल है, ये नहीं हो सकता कि लंदन में कमाई कर रहे हो, कारोबार कर रहे हो, आप कहें लंदन में टैक्स उनको अथॉरिटीज को जनाब जी कयूम साहब से जवाब ले लेते हैं। वहां पे पनामा में फार्म्स है, मुझे जहां पे टैक्स की रियायत है, मेरा ख्याल है कयूम साहब से जवाब ले लेते हैं कलासरा साहब। आपने एक बात की, आप थोड़ी सी पेशेंस से सुन लेना। मैं ये नहीं कह रहा, ये बाकी बातें आप जो कह रहे हैं इसका जवाब आना चाहिए, फॉर श्योर होना चाहिए। मैंने आपको एक रीजन दिया है कि ये जो ऑफशोर कंपनी है ये थर्ड वर्ल्ड की नहीं है, ये यूरोप से भी बहुत है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये तो अभी 2,14,000 कंपनीज का हिसाब आया है और ये तो बहुत ज्यादा और आएंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर वो आएंगे और उसमें नवाज शरीफ साहब का नाम होगा तो आई एम श्योर कि फिर ये बड़ा जेन्युइन डिमांड होगी कि वो रिजाइन करें, कि उनका अपना नाम होगा। लेकिन दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन कर देना चाहिए अभी, और जफर भी कह रहे हैं अलग हो, मैं इसके ऊपर आपको जस्ट 2 फिक्रे पढ़ के सुनाता हूँ। ये आज मैं देख रहा था, ये विकी लीक्स, अगर हम पानामा पेपर्स पे यकीन करते हैं तो विकी लीक्स पे करते हैं। उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल विसल ब्लोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेड पानामा पेपर्स data was leaked by organized crime and corruption reporting project, that is OCCRP, or they say it was designed to attack Putin or funded by USAID and also George Soros, a billionaire who organized, he was shunted out from Russia। और दूसरी बात आप जेन में CPAC को भी रखे। मैं आपको बाखुदा ये बताता हूं कि निशाने के ऊपर नवाज शरीफ होगा, अगर आज भी नहीं है ना स्किप हुआ तो कल भी शायद हो। और ये डिमांड आएंगी कि हटाएं ये CPAC, तो किधर बनने वाला है। इसके ऊपर जब बर्लिन से बगदाद तक रेलवे लाइन बिछाई गई थी बिफोर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उसके ऊपर पहले जंगी अजीम शुरू हो गई थी। तो काइंडली जब तक के कोई बंदा इन्वॉल्व नहीं होता उनके ऊपर कोई पॉइंट नहीं आता, मतलब है कि हर चीज का कवर आप उसको साजिश में लेते हैं। अच्छा, हर चीज का जवाब और विकीलीक्स ने मेरा आधा टाइम सब क्विकली कर दीजिएगा, फिर मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, रैप अप कर दीजिए। सवाल उठाएं, आप समझ के समझदार आदमी है। जस्ट नहीं, कलासरा साहब एक मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक शेर आपको सुना चाहता हूँ। वो ये कहता है कि ताज़ा हवा के शौक में ऐ साकनाने शहर इतने न दर बनाओ कि दीवार गिर पड़े। खुदा के लिए आप लोग तो एनालिस्ट है, पॉलिटिकल लोगों तक तो पॉलिटिकल स्टेक्स है। हमें तो बिल्कुल बैलेंस होकर बात करनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के रिजाइन का भी नाम बात और सुनती, लेकिन पता नहीं ये ताजा हवा के झोंके के लिए कर रहे हैं या फिर वाकई में इसके अंदर कोई सच्चाई है। क्या ये वाकई में ताजा हवा का झोंका कहीं तूफान ना बन जाए, ये बात भी सामने आनी चाहिए। और स्पेशली अगर बात की जाए पानामा लीक्स के हवाले से, तो असल में बात लीगैलिटी और इलीगैलिटी की तो बात में आएगी, पहले अखलाकी जवाज की बात आती है। क्या अखलाकी जवाज बनता है या नहीं बनता है, इस अखलाक के बारे में बात की जा रही है, एथिकल बेसिस के ऊपर। अब क्या वैल्यू रह जाएगी इस कमीशन की जब वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ऑलरेडी उधर होंगे ऑन द सेम एट द सेम टाइम। क्या ये ऑपोजिशन जो इकट्ठी हुई है ये चल पाएगी देर तक या नहीं चल पाएगी? इन सवालों के जवाब तो आएंगे तब जब कमीशन बनेगा। लेकिन अभी हमें जाना है ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ कराची की सूरत हाल की। कराची में NA 245 में क्या हुआ उसके बारे में बात करेंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया कि कराची के अंदर हुए इलेक्शंस, ज़मीनी इलेक्शंस एनए 245 के हल्के के हवाले से और साथ ही सिंध असेंबली की भी सीट के हवाले से। लेकिन आपको बताएं कि एमक्यूएम ने एक बार फिर क्लीन स्वीप कर लिया। कराची के अंदर ये कहा जा रहा था कि पीटीआई एक बड़ी ताकत बन के आई है, उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल साहब की, उसकी वजह से कुछ धचका लगेगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एमक्यूएम ने ही बाजी ले ली। अब इसकी वजह क्या है, इसकी तरफ जाते हैं। हिलाली साहब, आप भी कराची में बैठे हुए हैं, आपको भी मालूम है कि पीटीआई जब आई थी तो बड़ा ये कहा गया था कि अब पीटीआई एमक्यूएम को चैलेंज करेगी, लेकिन ये क्या हुआ कि उनके ही कैंडिडेट दस्तबरदार हो गए एमक्यूएम के हक में और एमक्यूएम में शमूलियत भी इख्तियार कर ली। लेकिन एट द सेम टाइम एमक्यूएम जीत गई, पीटीआई भी पीछे रह गई। पाक सरजमीन पार्टी की वजह से क्या कोई धचका लग पाया या एमक्यूएम का वोट बैंक इंटैक्ट है? मेरे ख्याल में एमक्यूएम का वोट बैंक को वक्त पे धचका लगेगा अगर पाक ज़मीन पार्टी पिक्स अप, और ख़ास तौर 24 अप्रैल के बाद ये सब पता चलेगा, हमें बेहतर पता चलेगा। मगर देखिए जो पीटीआई के साथ हुआ है, इट्स अनबिलीवेबल। वो कैंडिडेट 6 घंटे पहले भाग गया और कहने लगा कि मैं क्या एमक्यूएम का हिमायती हूँ। आई मीन तो फिर आपने इसको सिलेक्ट क्या किया? देखिए अफसोस से कहना पड़ता है कि इमरान खान साहब जो हैं इज नॉट अ गुड जज ऑफ कैरेक्टर, इज सर्टनली नॉट अ गुड जज ऑफ कैंडिडेट्स, और उनकी फिलॉसफी गलत है। ये इलेक्टेबल्स जो इन्होंने ये निकाल रहे हैं, ये इलेक्टेबल्स नहीं है। भुट्टो ने इलेक्टेबल्स नहीं लिया, भुट्टो ने अपने पार्टी को इलेक्टेबल बनाया और कहा कि मेरी पार्टी जो नॉमिनेट करेगी जिसको, उसको तुम इलेक्ट करोगे, और ही वाज सक्सेसफुल। एमक्यूएम, अल्ताफ हुसैन साहब को ये भी क्रेडिट देना चाहिए कि भाई वो डजंट मैटर वो कौन किसको सिलेक्ट करते हैं, जिसको वो सिलेक्ट करते हैं वो इलेक्टेबल होता है। मगर ये पीटीआई में इधर तो बड़े फैक्शंस है, फिशन है, इधर कोई फ्यूजन नहीं है। आई एम सॉरी टू से, इधर होता ये है कि ये बॉन्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। इट्स अ टेरिबल डिफीट। अच्छा, आपने पीटीआई की वीकनेस की तो बात की, लेकिन कलासरा साहब एट द सेम टाइम टर्नआउट बड़ा कम रहा है, 8% से 10% टर्नआउट बताया जा रहा है। इसका तो ये मतलब है, और पिछली टाइम 53% से ज्यादा टर्नआउट था, इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ धचका तो लगा है एमक्यूएम को। धचका बिल्कुल लगा है। मैं अपने दोस्त जो हिलाली साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है पुअर जज ऑफ वो ये पर्सनस हैं या करेक्टर हैं, ज़रा इमरान खान साहब से भी गुस्ताखी करके पूछा जा सकता है कि आपका एक उम्मीदवार है, कराची में वो खड़ा हो रहा है और उस एमक्यूएम जैसी उस पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट उसने स्टैंड लिया हुआ है, उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो खान साहब से पूछें आपने कोई वहाँ पे ये बॉदर किया विजिट करने का? आप कोई गए, आपने कोई जलसा किया, उसको हिम्मत दिलाने की कोशिश की, या आपने कहा या आपका ख्याल है जाने और उसके असम्बली की सीट जाने? अब लाहौर में देखें कि अलीम खान ने इलेक्शन लड़ना था तो इमरान खान साहब जो हैं पूरा महीना बैठे रहे, क्योंकि अलीम खान के बारे में कहा जाता है कि वो पीटीआई के लिए मिनी रियाज मलिक हैं। तो मतलब जिसके पास पैसा होगा उम्मीदवार के पास, तो वो इलेक्शन लड़ेगा, तो खान साहब पूरा 1 महीना वहां पे लड़ेंगे, वो बैठेंगे उसी के घर भी बैठेंगे, वोट भी मांगेंगे। लड़ना था लोधरा में, नहीं सुन लेना, पैसे चाहिए, पॉलिटिक्स ऐसे तो नहीं होती ना। जहांगीर तरीन साहब थे वो लड़े, खान साहब वहां पर जाके लोधरा बैठ गए। जो कराची में एमक्यूएम के खिलाफ वहां जिसने स्टैंड लिया हुआ है, इमरान खान साहब से पूछ ले, मैं शर्त क्या कहता हूं, इनको अपने उम्मीदवार का नाम भी नहीं पता होगा। तो जब आप उनके साथ ये ट्रीटमेंट करेंगे, आप उनको डिस्टेंस पे रखेंगे, आप अलीम खान को, जहांगीर तरीन को किसी और तरीके से आगे डील करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे उनका, और कराची में जो एमक्यूएम जैसी पार्टी के अगेंस्ट लड़ा है उसके खिलाफ मुख्तलिफ तरीके से। अच्छा हिलाली साहब, एट द एंड ऑफ द डे इस इलेक्शन से विजिट नहीं किया, उसने भाग नहीं था, सही ठीक है। हिलाली साहब, इस इलेक्शन से क्या हम अखज़ कर सकते हैं कि पीटीआई जो उभरती हुई एक सियासत सामने आ रही थी वो अब नहीं 2018 के अंदर उस तरीके से नहीं उठ पाएगी जिस तरीके से 2013 के अंदर सपोर्ट मिली थी, क्या ये कह सकते हैं? हाँ, मेरे ख्याल में ये जरूर कह सकते हैं, और लगता है ऐसा है कि ये पाक सरजमीन पार्टी ना सिर्फ एमक्यूएम की वोट बैंक से कुछ लेगी, मगर साथ साथ मेरे ख्याल में पीटीआई के जो भी लोग हैं वो भी जाएंगे। अब ये देखना है 24 तारीख को इनका किस किस्म का जलसा होता है। अच्छा, 24 तारीख के जलसे के बारे में देखेंगे कि क्या नहीं होगा, लेकिन एमक्यूएम ने यकीनन एक बार फिर बाजी ले ली, लेकिन टर्नआउट जो लो हुआ उसकी वजह से काफी सवालिया निशानात भी खड़े होने लग गए हैं कि क्या एमक्यूएम की उसी तरीके से वो ग्राउंड पर हैं या फिर कुछ कमी वाकया हुई है उनकी मकबूलियत के अंदर। आने वाले वक्तों के अंदर मजीद चीजें क्लियर होंगी। हमारे आज के शो से इतना ही, हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा फेसबुक और ट्विटर पर। अगले शो तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।